नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का संपूर्ण हल जो कि 2012 में हुई थी। और उसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा संस्कृत, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन। कुल 150 प्रश्नों का हल हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो एवं शिक्षा शास्त्र खंड अ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? तो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न 2 है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था? तो बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, यह कहने वाले थे जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 3 है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारात्मक श्रेणी। प्रश्न 4 है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे कहते हैं हम स्वर विज्ञान। ऐसे ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा क्या कहलाती है? स्वर विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 5 है, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, क्या कहलाती है? थायराइड ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? तो देखिए, भावनात्मक विकास से कौन कौन जुड़ा हुआ है? भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है। तो कौन सी नहीं है? भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, यह कहना गलत है। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7 है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी जरूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 8 है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 9 है, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं, कौन होते हैं? जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, जो तनाव रहित होते हैं, यानी दोनों सही हैं। तो ये दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 10 है, समाज मिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? कौन समाज मिति विधि में सुपरस्टार होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करते हों, जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाता हो। ये सभी समाज द्वारा चुने हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 11 है, जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? कब बनाया गया था शब्द संघ परीक्षण? ऑप्शन नंबर डी 1910 में शब्द संघ परीक्षण बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, व्यक्ति में वह भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग आदि से दूसरे से अलग होते हैं, क्या होता है? शारीरिक भेद होता है ये। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण कौन नहीं होता है? परिवार का व्यवसाय, चाहे परिवार कुछ भी व्यवसाय करे, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने वाले विद्यार्थी को बढ़ने ही देता है। तो परिवार का व्यवसाय शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 देखिए, वह बालक जो अपनी कालक्रमानुक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिछड़ा बालक। जो अपनी उम्र के बालकों की तुलना में कम बुद्धि वाला बालक हो, तो ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं? यह कथन स्पीयरमैन का है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
16 नंबर का प्रश्न है आईपीसी का अर्थ है, आईपीसी का अर्थ है इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 17 है वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ कर ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकें उसे क्या कहते हैं? जैसे का वैसा प्रस्तुत करने के लिए उसे हम कहेंगे रटने की स्मरण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 18 है अब्राहम मास्लो कौन थे? अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 19 है इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? कौन नहीं है व्यवहारवादी? वाटसन है, स्किनर है, पावलोव है, तो कौन नहीं है व्यवहारवादी? लेविन व्यवहारवादी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 20 है जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो वह किसके द्वारा निर्देशित होता है? सहज ज्ञान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 21 है निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की? किसने विकसित की थी डायरेक्टिव थेरेपी? कार्ल रोजर, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 22 है मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? फ्रायड ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 23 है मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें हम कहते हैं आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 14 मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम आत्मबोध, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 25 है वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सकें, इसे हम कहते हैं मार्गदर्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 26 है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबल इतिहास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अधिगम कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबल इतिहास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है सीफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर प्रश्न नंबर 28 गर्भाधान में बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भाधान से बालक के जन्म की अवधि को हम कहेंगे प्रसव पूर्व काल, ऑप्शन नंबर सी सही है। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को हम कहते हैं प्रसव पूर्व काल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 29 है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है इसे हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न तीसरा है रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है किसने निर्मित किया? किसने निर्मित किया था? हरमन रोसा ने निर्मित किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 31 से 60 तक प्रथम भाषा हिंदी लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पाथेह माना जीत उसकी ही रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। ऐसा करो जिसने न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिलें काटे चुभे कलियाँ खिलें, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो चलिए इस पद्यांश के आधार पर जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन्हें करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कवि ने किसको सच माना है? कवि ने किसको सच माना है? तो कवि ने सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष को सच माना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर देखिए कवि के अनुसार जीत किसकी होती है? तो कवि के अनुसार जीत किसकी होती है? जिसने प्रणय पाथेह माना जीत उसकी ही रही, प्रणय को पाथेह मानने वाले की, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 33 है फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है क्या है? देखिए फूलों के साथ चलने का तात्पर्य सुविधा भोगी जीवन, सुविधा भोगी जीवन को हम बोल देंगे फूलों के साथ चलना।
कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? तो कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? दुख और सुख के। नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? जैसे वृंत से झरकर कुसुम। ऑप्शन नंबर बी सही है। 36 नंबर देखिए, किसके लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहा है? चुपचाप अपने आप से। किससे लड़ना है? चुपचाप अपने आप से। देखिए, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। तो किससे लड़ने की बात की जा रही है? चुपचाप अपने आप से लड़ने की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 37 है, जीवन का क्या संदेश बताया गया है? इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? कौन से हैं? देखिए, ये तो है भैया पूर्ण विराम, और ये है हमारा उद्धरण चिन्ह। तो कौन से का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। फिर भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। क्या है भाषा शिक्षण का सरल उपाय? स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 40वें नंबर का प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। क्या है शुद्ध शब्द? उज्ज्वल। उ फिर आधा ज, फिर आधा ज, फिर व ल। ये उज्ज्वल जो है शुद्ध शब्द है। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 41 है, आशु भाषण का अर्थ है। क्या है आशु भाषण का अर्थ? किसी विषय पर तत्काल बोलना। तत्काल बोलना हम आशु भाषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 42 है, श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। किसे रखते हैं श्रव्य प्रसारण माध्यम? रेडियो। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 43 है, नदी का पर्यायवाची है। क्या है नदी का पर्यायवाची? सरिता। फिर गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 46 है, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। क्या है? कष्ट पर कष्ट आना। 46 है, शुद्ध वाक्य है। कौन सा है शुद्ध वाक्य? मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए। इसमें केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह नहीं है। मुझे केवल 10 रुपए मात्र चाहिए, फिर से केवल और मात्र दोनों का प्रयोग है, और यहां भी केवल और मात्र दोनों का प्रयोग है, इसलिए तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 47 है, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। कौन है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण? त, थ, द और ध। ये स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। फिर देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास है, तत्पुरुष समास है। चतुर्थी विभक्ति देखिए, देश के लिए, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। जेते तुम तारे तेते नभ ना तारे में अलंकार है। यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आने के कारण, ये देखिए तारे शब्द 2 बार आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भोजन धन आलय, भोजनालय। देखिए, भोजन पहले शब्दांश के अंत में छोटा अ की मात्रा है, और दूसरा शब्दांश जो शुरू हो रहा है आलय, तो भोजन धन आलय, अ और आ मिलकर बड़ा आ बनेगा और बन जाएगा भोजनालय। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर संधि है यह। ऑप्शन नंबर ए सही है। 53, अब देखिए 53 से 60 नंबर के प्रश्न में गद्यांश दिया गया है, हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। तो इस गद्यांश के आधार पर देखिए
पहला मतलब 53 नंबर का प्रश्न है, किसका अवमूल्यन हुआ है? तो किसका अवमूल्यन हुआ है? देखिए, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 54 है, हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं? हम बौद्धिक दास्तां को स्वीकारते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। गद्यांश में सभी उत्तर हैं। हमारी नई संस्कृति कैसी है? अनुकरण की संस्कृति है, अनुकरण करते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 56 है, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रश्न 57 है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों की छीड़ होने के कारण हम क्या हो रहे हैं? हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं, झूठी आधुनिकता। फिर देखिए 59, किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? विज्ञापन और प्रसार के आधार पर हम चल रहे हैं। 60वें नंबर का प्रश्न है, समाज में किसका क्षरण हो रहा है? तो आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। यहाँ पर संस्कृत शुरू हो रही है। अब प्रश्न नंबर 61 से 67 हम पढ़ते हैं। एक श्लोक का समूह दिया गया है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्य चिद्रुपुहि व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तता। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के आनंद में कालो गच्छति धीमताम, समय कैसे बीत जाता है तो पता ही नहीं चलता। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहेन वा, जबकि मूर्ख लोग अपना समय निद्रा और कलह में बिताते हैं। झूठे मूर्ख लोग अपना समय निद्रा और कलह में बिताते हैं। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते, लोभ क्रोध को जन्म देता है, लोभ काम को जन्म देता है। लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम, लोभ से मोह और नाश होता है। वास्तव में लोभ पाप का कारण है। न कश्चित् कस्य चिन्मित्रम न कश्चित् कस्य चिद्रुपुहु, ना कोई किसी का मित्र होता है ना कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तता, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु जन्म लेते हैं। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, कुल के अच्छाई के लिए या कुल के हित के लिए एक को तज देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और गांव के हित के लिए कुल को त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और जनपद के भले के लिए हमें ग्राम को त्याग देना चाहिए, और स्वात्मार्थे और पृथ्वी के भले के लिए हमें स्वयं को त्याग देना चाहिए। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 61 है, धीमताम कालः एन गच्छति, धीमताम कालः एन गच्छति, तो इसका उत्तर हो जाएगा काव्य शास्त्र विनोदेन। का समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, किसमें? काव्य शास्त्र विनोदेन में, यानी काव्य शास्त्र में आनंद मिले तो समय कब व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता। मूर्खाणाम समयः कथम गच्छति, जबकि मूर्खों का समय कैसे बीतता है? तो मूर्खों का समय बीतता है निद्राया कलहेन च, मूर्खों का समय निद्रा और कलह से बीतता है। उन्हें सही बात अच्छी लगती ही नहीं, अपनी दुर्बल बुद्धि के कारण वे या तो सोते हैं या विवाद पैदा करते रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी ही है। तो निद्रा और कलह जो है उसमें उनका समय बीतता है।
प्रश्न नंबर 63 है लोभात किम न भवति, लोभ से क्या नहीं होता। लोभात पुण्यम न भवति, लोभ से कभी पुण्य हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो लोभ से क्रोध काम मोह होता है, पुण्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 64 है मित्राणि रिपवः च येन जायन्ते, मित्राणि रिपवः च येन जायन्ते, मित्र और शत्रु व्यवहार के कारण उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, व्यवहार के कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात व्यवहार से ही मित्रता होती है तथा व्यवहार से ही शत्रुता भी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जनपदस्य अर्थे कम त्यजेत, जनपद के कल्याण के लिए किसे त्याग देना चाहिए, ग्रामम त्यजेत, जनपद के कल्याण के लिए गांव को त्याग देना चाहिए। व्यसनेन अस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम, व्यसनेन, तो देखिए यहाँ पर तृतीया एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तृतीया एक वचन। प्रश्न नंबर 67 है ग्रामस्यार्थे इति पदे यह संधि अस्ति, क्या संधि है, देखिए हम इसे संधि विग्रह करते हैं, ग्रामस्य धन अर्थे, तो क्या बन जाएगा, ग्रामस्यार्थे, यानी अ के बाद अ आ रहा है और आ बन रहा है, तो ये तो दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर देखिए छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति, किस चीज़ की आवश्यकता है भाषा सीखने के लिए, अनुशासनस्य आवश्यकता अस्ति, अनुशासन की आवश्यकता है। आगे देखिए सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमम वाचनम करोति, सामूहिक वाचन में पाठ के प्रथम वाचन करता है, कौन करता है, समूह का नेता, समूहस्य नेता। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति, पाठ के उपरांत जो मूल्यांकन होता है वह पाठस्य पाठनात् अनंतरस्य, पाठ के पढ़ाने से बाद में, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर 71 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते, श्रेष्ठ शिक्षण का महत्व, तो देखिए नियोजन प्रक्रियायाः, तो श्रेष्ठ शिक्षण के लिए नियोजन प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यासः कदा भवति, कठिन शब्दों का उच्चारण कैसे होना चाहिए, अनुकरण वाचनस्य पश्चात, अनुकरण वाचन के पश्चात हमें कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। 73 नंबर का प्रश्न है भाषायाः संबंधः येन सह भवति, भाषा का संबंध किससे है, मानवस्य हृदयेन सह, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 74 नंबर का प्रश्न है व्याकरणस्य शिक्षां सरलकरणाय यह उपायः अस्ति, व्याकरण शिक्षा को सरल करने के लिए यह उपाय है, कौन सा उपाय है, मातृभाषायाः सह तुलना, हमें मातृभाषा के साथ तुलना करके इसे पढ़ाना चाहिए। श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते, वर्तनीगतयाः शुद्धे निवारणाय, श्रुतलेखन क्यों जरूरी है, वर्तनीगत अशुद्धि के निवारण के लिए। मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः, मौन वाचन का अभ्यास कब होता है, नियमित रूपेण होना चाहिए, नियमित रूपेण हम मौन वाचन का यदि अभ्यास करते रहेंगे तो हमें सरलता जाएगी, आसानी से सीख पाएंगे। 77 नंबर का प्रश्न है छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरकरणाय भाषा शिक्षकः भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगतः भूयात्, तो उच्चारण दोष को दूर करने के लिए अच्छा उच्चारण करने वाला शिक्षक होना चाहिए, तो किस विज्ञान में वह पारंगत होना चाहिए, ध्वनि विज्ञानी, ध्वनि शुद्ध निकलेगी तो बच्चे का उच्चारण भी शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। 78 नंबर का प्रश्न है संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, तो संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति क्या है प्रयोजन, विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, विषय ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 79 नंबर का प्रश्न है छात्रः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति, छात्र स्वयं के विचारों को किस भाषा में प्रकट करता है, किस भाषा में, मातृभाषया,
तो लिखेंगे छात्र अपने हृदय अथवा मन के विचारों को मातृभाषा में आसानी से प्रकट या अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। 80 नंबर का प्रश्न है, छात्र कस्मिन् कार्ये अधिकाम रुचि दर्शयति, किस कार्य में अधिक रुचि। देखिए, लिखने में, पढ़ने में, चित्रों में रंग भरने में, सभी में उसकी रुचि होती है, लेकिन इनमें से यदि हमें अधिक रुचि की बात कही गई है तो अधिकाम रुचि की बात करेंगे। तो चित्रेषु राग भरणे, चित्रों में रंग भरने में लिखने और पढ़ने के मुकाबले भी उसे अधिक रुचि होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काले गुरु स्वः शिष्यान केन विधिया शिक्षयति। तो प्राचीन काल में कैसे पढ़ते थे शिष्य, तो व्याख्यान विधिया, गुरु बैठे होते थे, उनके सामने शिष्य बैठकर व्याख्यान सुनते रहते थे। तो व्याख्यान विधि यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणः अस्ति, श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण क्या है, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो देखिए अब लेते हैं 83 नंबर का से 90 नंबर तक एक जो गद्यांश दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य करद नामे के ग्रामे 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी अभवत। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात प्रांत के करद नामक ग्राम में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था। अस्य प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा नडियाद नगरस्य, नडियाद नगर के विद्यालय अभवत विद्यालय में हुई थी। वकील परीक्षाम उत्तीर्ण्य अयम विधि शास्त्रस्य अध्ययनम इंग्लैंड स्थिते मिडिल टेम्पल नाम के विद्यालये प्रविष्टवान। वकील की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये इंग्लैंड स्थित मिडिल टेम्पल नामक विद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। 1913 ईस्वी में अहमदाबाद में वकालत कार्यम प्रारब्धम, वकालत का कार्य प्रारंभ किया। अनंतरम 1924 और इसके पश्चात 1924 ईस्वी अयम वारदोली ग्रामे, और वारदोली ग्राम में स्वराजस्य आश्रमस्य स्थापनाम कृतवान, स्वराज्य आश्रमस्य स्थापनाम कृतवान, स्वराज आश्रम की स्थापना किया। कर विरोधनम आंदोलनम कृषकाणाम सहयोगेन च कृतवान, और कर के विरोध में, टैक्स के विरोध में जो आंदोलन कृषकों ने चलाया उसमें उनका सहयोग किया। स्वकीये दृढ़ सिद्धांते अयम लौह पुरुषः इति नामना विख्यातः अभवत्, और इनके इतने दृढ़ सिद्धांतों के कारण इनका नाम लौह पुरुष पड़ा। प्रायशः 600 परिमितानि राज्यानि रियायतः अत्र भारते आसन, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब लगभग 600 रियासतें थी। तेषां विलय कार्ये अस्य महाभागस्य महत् योगदानम वर्तते, उनका विलय संपूर्ण भारत में करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वतंत्रतायाः आंदोलने महात्मा गांधिनः सह शरीरेण मनसा च सहयोगी अभवत्, शरीर और मन से महात्मा गांधी का साथ स्वतंत्रता के लिए इन्होंने दिया। पटेल अत्यंत दूरदर्शी स्पष्ट वक्ता थे च आसीत्, अतः भारतस्य प्रथमः उप प्रधानमंत्री अभूत, अतः ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए। तो 83 नंबर का प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म यत्र अभवत्, कहाँ हुआ था, करद ग्राम में, ऑप्शन नंबर सी सही है। पटेलस्य प्रारंभिक शिक्षा यत्र जातः नडियाद नगरे में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। वकालत कार्यम कदा प्रारब्ध, 1913 ईस्वी में वकालत कार्य प्रारंभ किया। 1924 ईस्वी पटेल कस्य स्थापनाम कृतवान, किस चीज़ की, स्वराज आश्रम की स्थापना किया। स्वराज आश्रम से, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वकीय दृढ़ सिद्धांते पटेल केन नामना विख्यात, उनके दृढ़ सिद्धांत के कारण उन्हें किस नाम से विख्यात हुए, वे लौह पुरुष इति, लौह पुरुष नाम से विख्यात हुए। प्रश्न नंबर 88 है, कर विरोध आंदोलनम कृषकाणाम सहयोगेन यह कृतवान, किसने किया कृषकों का सहयोग, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। रियासतानाम भारते विलये यस्य महत्तम योगदानम अस्ति, किनका महत्वपूर्ण योगदान है रियासतों को भारत में विलय करने में, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपर्युक्तस्य गद्यांशस्य शीर्षकम भवतुम शक्येत, किस पर
क्या शीर्षक हो सकता है इस गद्यांश का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब हम पढ़ते हैं मैथ्स। तो मैथ्स का प्रश्न नंबर 91 हम लेते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? ये देखिए, हम 25 से भाग दे रहे हैं 3075 में, तो 25 से कम 25 पहले पहाड़ा पढ़ लिया, फिर 5, फिर 7, फिर 25 दूनी 50 हो गया, फिर उतारे 7, फिर 5, फिर 25 दिया 75 हो गया। तो ये देखिए अब कितना प्राप्त हुआ हमें? 123 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। द वैल्यू ऑफ, अब देखिए किस किस की, 530 और 26 का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो 530 गुणा 26, तो देखिए सबसे पहले हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 शून्यम शून्य, 6 3 18 की 8, हासिल का 1, 6 पंचे 30 और 1 हो गया 31। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो अब देखिए 0 8 7 3 और 1, 13,780, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 93 नंबर का प्रश्न है, 110 रुपये व 90 पैसे का योगफल है। 110 रुपये, चलिए देखिए 110 रुपये 00 पैसे, और 90 पैसे को क्या लिखेंगे? 0.90। ये देखिए दोनों को हमने रुपए में लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 09.011, 110.90। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 94 नंबर का प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण 70 अंश एवं 45 अंश है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान होगा। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। पहला कोण 70 है, दूसरा 45 है, तीसरा हमने x मान लिया, तीनों का योग 180 अंश हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 180 में से 70 भी कम हो जाएगा और 45 भी कम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 70 कम कर देते हैं, तो बचा 110। 110 में से फिर हम 45 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? सीधे बच जाएगा 65, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तीसरा कोण, फिर निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है? 90 अंश से कम का कोण न्यून कोण होता है। तो कौन सा न्यून कोण नहीं है? देखिए 90 अंश से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी। 95 अंश है, तो यह एक अधिक कोण है, अतः न्यून कोण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यदि किसी संकेंद्रीय वृत्त की दो त्रिज्याओं की लंबाइयाँ r1 अंतः वाली r1 है। चलिए देखते हैं, ये वृत्त है और ये देखिए ये जो हैं दोनों की त्रिज्याएं, ये है r1 अंतः वाली क्या है? r1 है, और बाहर तक की त्रिज्या क्या है? r2 है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है? वास्तव में R2 जो है वो अधिक बड़ी है R1 से, तो कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है कि बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या से बड़ी है। बाहरी त्रिज्या कौन है? R2 है, तो R2 R1 से बड़ी है। तो ये बड़े है का निशान हमने वहाँ लगा दिया R1 R2 की तरफ। फिर देखिए हमें दिया है निम्न पैटर्न में आगे की दो संख्याएं लिखना है। तो यह पैटर्न देखिए 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13 यह भाज्य संख्याओं का पैटर्न है। तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 17 होगी। 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 19 होगी। तो 17 और 19, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 98 नंबर का प्रश्न है, 24 घंटे प्रारूप में 2:30 PM को लिख सकते हैं। तो रात्रि के 12 बजे से 00 बजे शुरू होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रात्रि से 12 से दोपहर के 12 तक, तो ये हो गए 12 घंटे। उसके बाद फिर हमें 2:30 PM तक जाना है, तो 1 बजे तक का समय कितना हो जाएगा? 13 घंटे। 2 बजे तक का समय कितना हो जाएगा? 14 घंटे। और 2:30 तक का समय क्या हो जाएगा? 14:30 घंटा। तो देखिए कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। जो 12 घंटे में 2:30 हम जोड़ देंगे तो सीधे 14 घंटे 30 मिनट या 14.30 घंटा ऐसा लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 50 ग्राम 80 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने पर होगा। देखिए तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो हमें पता है कि 50 ग्राम बराबर 50,000 मिलीग्राम। ठीक, अब इसमें हमें 80 मिलीग्राम और जोड़ देना है।
तो क्या हो जाएगा 50,080 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। 100 नंबर का प्रश्न है, यदि एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है 40.5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होगी। ये देखिए ये वृत्त है, इसका पूरा व्यास है 40.5 सेंटीमीटर, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। तो 2 त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास होता है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 40.5 के बटे 2, तो r बराबर हो जाएगा। ये देखिए 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, फिर 5 में 2 दूनी 4 बचा 1, उतारे शून्य, 2 पंचे 10, तो 20.25 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 20.25 सेंटीमीटर। फिर 101 नंबर का प्रश्न है, 4 लीटर 400 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 4 लीटर को हम पहले बदल देंगे, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर। इसमें 450 मिलीलीटर और जोड़ देंगे तो ये हो गया 0544 यानी 4450 मिलीलीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 102 नंबर का प्रश्न है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, कौन सी विधि है गणित शिक्षण की मुख्य विधि? तो यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ मुख्य शिक्षण विधि की बात की गई है, अतः आगमन निगमन विधि गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। जब भी मुख्य की बात की जाए तो किसी एक को हमें चुनना होगा। निम्न में से तर्क प्रधान विधि है, तर्क प्रधान विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 104 है, व्यवहारिक गणित का भाग है, क्या है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना एक व्यवहारिक गणित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 105 है, दौड़ के मैदान से अभिप्राय है, दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है? शिक्षा क्रम से है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 106 है, अंकगणित शिक्षण का महत्व है, किस चीज़ में है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, इन सभी कार्यों के लिए अंकगणित का महत्व है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है, आखिरी चरण क्या होता है? मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। गणित को कहा जाता है, 108 नंबर का प्रश्न है, गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का विकास, ऑप्शन नंबर डी। 109 नंबर का प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? एनसीईआरटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी सही है। श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ग्रामोफोन यहाँ पर श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है, क्या है? चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? किस रूप में है? व्यवहारिक रूप में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है, क्या है पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व? तो देखिए, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक महत्व, अनुशासिक महत्व, सौंदर्यात्मक महत्व, मनोवैज्ञानिक महत्व, व्यवहारिक महत्व, जीविकोपार्जन संबंधी महत्व, बहुत सारे महत्व हैं पाठ्यक्रम में गणित विषय का। ये तीनों महत्व शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा, ये सभी। फिर देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह विधि है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 116 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, विषयों में सहसंबंध का अभाव है या लचीलेपन का अभाव है, ये चारों दोष हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 117 नंबर का प्रश्न है, संख्या 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है? ये लिख देते हैं हम, 5,69,387 में 9 का स्थानीय मान, ये 9 लिखा, उसके बाद 1 2 3 संख्या है तो 3 शून्य लगा दिया, 9 का हो गया स्थानीय मान, और वास्तविक मान तो 9 का 9 ही है, इनका अंतर कितना है तो हम घटा देंगे, तो यहाँ पर उधार ले जाएंगे जब हम तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8,991, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है।
118 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं का योगफल है। तो योगफल कर लेते हैं। 1856, 3287, 8432 और 9.999 और 18.888 इकाई का बस ध्यान रखेंगे। ये 9 वाली संख्या में ये देखिए 9 इकाई है और 18 वाली में 8 इकाई है। फिर देखिए 8 और 9 17 की 7 हासिल का 1, फिर से 8 और 9 17 और 1 18 की 8 हासिल का 1, फिर 17 और 1 18 की 8 हासिल का 1 और फिर हुआ 6 7 13 14 15, 15 और 9 हो गया 24, 24 और 8 हो गया 32, 32 और 1 33 की 3 हासिल का 3। फिर ये देखिए 8 और 5 हो गया 13, 14 15 16, 17 18 19 20 की 0 हासिल का 2। फिर 4 और 2 6, 6 और 8 हो गए 14, 14 और 2 16 की 6 हासिल का 1, 8 3 11, 1 12 और 1 हो गया 13। तो हो गया हमारा 13,603.887। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर देखिए इसे हम हल करते हैं। 1856 धनात्मक संख्या है, इसमें धनात्मक संख्या जोड़ देंगे। 5432, ये दोनों धन धन वाली संख्या जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 1 हो गया 7। इसमें से जो पहली वाली संख्या है 3287 को घटा देंगे। 3287 को घटाया तो कितना बचा? यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 0 0 4। अब उसके बाद दूसरी वाली संख्या 679 को घटा देंगे। ये देखिए 679 को घटा दिया। तो फिर देखिए 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएंगे तो 2, यहाँ पर 9 में से 2 जाएंगे तो 7। देखिए 9 में से 2 गए, 7 गए तो बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर 9 में से 6 गए तो 3 और यहाँ 3 का 3, तो क्या हो जाएगा 3322। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न 120 नंबर का प्रश्न है, तो इसे हम हल करेंगे। यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सबसे अंदर के कोष्टक छोटे कोष्टक से हल करेंगे। तो देखिए ये 5 जैसे का वैसा रहेगा, बड़ा कोष्टक जैसे का वैसा, माइनस, फिर सर्पिलाकार कोष्टक 3 जैसे का वैसा है, ऋण जैसे का वैसा। अब देखिए 3 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 0, फिर ऋण 6 बस बचेगा। तो कितना बचा? ऋण 6। अब देखिए ये कोष्टक फिर से लगा देंगे। अब आ जाएगा 5 ऋण 4, फिर ये देखिए ऋण, अब 3 ऋण ऋण 2 बार होने के कारण ये देखिए 2 बार ऋण का गुणा है, तो धन हो गया 6 और 3 मिलकर 9 हो गया, तो धन 9 हो गया, ये धन 9 हो गया। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा? 5 ऋण 4, ये ऋण फिर अंदर जाएगा तो हो जाएगा, सबसे पहले ये ऋण बाहर है अभी, है ना, 5 ऋण, फिर ये हो गया 9, तो कितना बचा? देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण और ये 9 में से फिर से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? ऋण 5। तो दोनों ऋण मिलकर हो जाएगा धन और 5 मिलकर हो गया 10। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर देखिए अब पर्यावरण अध्ययन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यानी 121 नंबर का प्रश्न है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं कांटेदार झाड़ियाँ? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? पटसन, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 123 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर मानव जनित आपदा का एक उदाहरण क्या है? रासायनिक आपदा ही मानव जनित आपदा है। यहाँ पर भूकंप, सुनामी, भूस्खलन सब प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सौर ऊर्जा एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 127 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए इनमें से कौन सा पत्तन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, विशाखापट्टनम। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी।
कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? खानों से प्राप्त होने वाला कचरा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। फिर देखिए 132 नंबर, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? भारत में बाढ़ की जो चेतावनी है केंद्रीय जल आयोग देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, जल संसाधन विभाग देता है। अर्थात ये सभी भारत में बाढ़ की चेतावनी देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है, विद्यालय का निर्माण करती है, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की सूची बनाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर देखिए 134 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? कौन सी आपदा होती है? भूस्खलन होती है, बाढ़ एवं सूखा होती है, वनों की आग भी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, ये सभी। फिर देखिए 135 नंबर का प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? किस राज्य को मिल रहा है? यहाँ पर राजस्थान को मिल रहा है। 136 नंबर का प्रश्न है, जलजनित बीमारी का एक उदाहरण है। तो कौन सी बीमारी जलजनित है? डायरिया एक जलजनित बीमारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण होने चाहिए, इसलिए पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? कौन सी वाली प्रतियोगिता पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाती है? तो यह ग्रीन ओलंपियाड ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI इसका आयोजन करता है। तो यह प्रतियोगिता जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। फिर देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 141 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है? नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। प्रश्न 142 है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है? व्यावसायिक अध्ययन को हम शामिल नहीं करेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान शामिल है। कौन नहीं है? व्यावसायिक अध्ययन इसमें शामिल नहीं है। 143 नंबर का प्रश्न है, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। किसका परीक्षण नहीं कर सकते अंकों द्वारा? स्वास्थ्य का, योग का, संगीत का, इनका परीक्षण नहीं किया जाता। ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण की समस्या नहीं है। फिर देखिए इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए, यह सत्य कथन है। तो यह नहीं है। तो क्या क्या है? देखिए पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, यह सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 146 देखिए, नीली क्रांति संबंधित है, किस चीज से संबंधित है नीली क्रांति? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। 147 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो भूमि यहाँ पर मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, धर्म, समुदाय, परिवार है। 148 नंबर का प्रश्न देखिए, द्रवित मेघना से बने शैल चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 149 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 150 नंबर का प्रश्न है, जल वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, उसे कहते हैं हम वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर 2012 के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का संपूर्ण हल समाप्त होता है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।